क्वेश्चन रहेगा गुरुत्व के अधीन स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए पिंड की यांत्रिक ऊर्जा नियत रहती है। ना क्वेश्चन रहेगा आप लोगों को कि सिद्ध कीजिए कि गुरुत्व के अधीन स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए पिंड की यांत्रिक ऊर्जा नियत रहती है। तो सबसे पहले जो यांत्रिक ऊर्जा है, यांत्रिक ऊर्जा में होता है कोई पिंड है, किसी पिंड के अंदर है ना, कोई पिंड जो रहेगा किसी पिंड के अंदर उसकी स्थिति के कारण या उसकी गति के कारण जो ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा को ही हम क्या कहते हैं, उसकी यांत्रिक ऊर्जा, है ना। तो उसको हम बोल देंगे कि जो यांत्रिक ऊर्जा है, यांत्रिक ऊर्जा को बोल देंगे कोई पिंड है, किसी पिंड में उसकी गति के कारण या स्थिति के कारण निहित ऊर्जा को क्या कहेंगे, यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है। अब हम देखते हैं जो पिंड है हमारे पास में, पिंड की यांत्रिक ऊर्जा बराबर से क्या हो जाएगा हमारे पास में, गतिज ऊर्जा धन स्थितिज ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा बराबर हो जाएगा गतिज ऊर्जा प्लस क्या हो जाएगा हमारा, स्थितिज ऊर्जा। अब हमको क्या करना है, गुरुत्व के अधीन स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए पिंड की यांत्रिक ऊर्जा के लिए क्या करना है, व्यंजक याद करना है। तो इसके लिए हम मान लेते हैं पृथ्वी की सतह पर है, ये हमारी पृथ्वी की सतह होगी। अब पृथ्वी की सतह से हम क्या करते हैं, h ऊंचाई पर जाते हैं। पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई पर गए हम, h ऊंचाई पर। तो h ऊंचाई पर जब h ऊंचाई पर जाते हैं तो यहाँ हमारे पास में एक बिंदु है, पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर एक बिंदु क्या है हमारे पास में, A। अब बिंदु A पर जो हमारा स्मॉल m द्रव्यमान का पिंड रखा गया है, ठीक है, स्मॉल m द्रव्यमान का पिंड रखा गया है जो कैसे विराम अवस्था में है। ठीक है। तो पहले मान लेते हैं, माना कि पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर स्मॉल m द्रव्यमान का कोई पिंड रखा गया है। ठीक है, स्मॉल m द्रव्यमान का कोई पिंड रखा गया है। ठीक है। तब बिंदु A पर पिंड की स्थितिज ऊर्जा निकाल लेते हैं। स्थितिज ऊर्जा में उसकी स्थिति के कारण निहित जो ऊर्जा रहेगी उसको हम क्या कहेंगे, स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा m द्रव्यमान का पिंड है, उसके ऊपर ग्रेविटी जो लगेगा वो g लगेगा, और कितनी ऊंचाई पर रखा है, h ऊंचाई पर। तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, mgh। पिंड की जो बिंदु A पर स्थितिज ऊर्जा है वो कितनी हो जाएगी, mgh। अब चूंकि बिंदु A पर पिंड कैसा है हमारा, विराम अवस्था में रखा है। कौन सी अवस्था में है, विराम अवस्था में। अतः उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, शून्य होगी, है ना। चूंकि बिंदु A पर पिंड जो है, बिंदु A पर पिंड कैसे रखा है, विराम अवस्था में है, विराम अवस्था में है। अतः बिंदु A पर पिंड की जो गतिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी जो है, गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी हमारे पास में, बराबरी से क्या होगी, शून्य होगी। क्योंकि जब पिंड हमारा कौन सी अवस्था में है, विराम अवस्था में है। विराम अवस्था में मतलब वो गति नहीं कर रहा है, मतलब उसकी जो गतिज ऊर्जा रहेगी, काइनेटिक एनर्जी रहेगी, वो क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। अब हमको तो क्या करना है, जो उसका जो पिंड है, पिंड की हमको क्या करना है, यांत्रिक ऊर्जा निकालना है। तो बिंदु A पर पिंड की
यांत्रिक ऊर्जा। तो यांत्रिक ऊर्जा बराबर से क्या हो जाएगा हमारे पास में, यांत्रिक ऊर्जा बराबर से क्या होता है हमारे पास में, गतिज ऊर्जा धन स्थितिज ऊर्जा। तो हम बिंदु ए पर यांत्रिक ऊर्जा क्या मान लेते हैं, E1 इज इक्वल टू स्थितिज ऊर्जा कितनी है mgh प्लस गतिज ऊर्जा क्या है 0। तो कुल मिलाकर बिंदु ए पर पिंड की जो यांत्रिक ऊर्जा है वो कितनी आ जाएगी हमारे पास में, E1 इज इक्वल टू mgh। इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या करते हैं, हम पिंड को अब अलग अलग बिंदुओं पर देखना पड़ेगा, क्योंकि उसने बोला कि गुरुत्व के अधीन स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए पिंड की यांत्रिक ऊर्जा कैसे रहती है, नियत रहती है। तो एक बिंदु पर निकाल लिया, अब दूसरे बिंदु पर निकालो। तो दूसरे बिंदु को हम क्या करते हैं, नीचे लाते हैं थोड़ा सा। यहाँ थे हम, है ना, ए पर थे हम, यहाँ से x दूरी तक आते हैं नीचे। कितनी दूरी तक आते हैं, x दूरी। यहाँ से x दूरी तक आते हैं हम। तो x दूरी तक आए तो पूरी दूरी कितनी थी, h थी। इसमें से x कम हो जाएगा, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी हमारे पास में, यहाँ दूरी क्या हो जाएगी हमारे पास में, h माइनस x, क्योंकि x कम हो जाएगा। तो यहाँ पर बिंदु B मान लेते हैं, हमारे पास में बिंदु क्या है, B। अब बिंदु B की पृथ्वी सतह से दूरी क्या होगी हमारे पास में, h माइनस x हो जाएगी, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगी, h माइनस x। अब ये अपनी दूरी हो गई h माइनस x, यहाँ तक चले गए अपन। तो ये मान लेते हैं बिंदु B पर। अब बिंदु A से x दूरी पर स्थित बिंदु B पर पिंड की स्थितिज ऊर्जा, तो स्थितिज ऊर्जा वापस क्या हो जाएगी हमारी, mgh, है ना। तो h लगाएंगे, पर दूरी देखो हमारी यहाँ बिंदु B की दूरी क्या है, h माइनस x, क्योंकि हम A से x नीचे आ गए हैं। तो दूरी कितनी हो जाएगी, h माइनस x। तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, हम जब स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, m तो वही रहेगा मॉस, ग्रेविटी भी सेम लगेगा g, और h की जगह क्या हो जाएगा, h माइनस x हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी सतह से बिंदु B की दूरी कितनी है, h माइनस x। ठीक है। अब इसको और आगे हल कर लेते हैं। तो mg यहाँ क्या हो जाएगा, h कोष्टक को हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस mgh। ये अपनी स्थितिज ऊर्जा आ गई कहाँ, बिंदु B पर। अब बिंदु B पर पिंड कौन सी अवस्था में रहेगा, गतिज अवस्था में, क्योंकि नीचे आ रहा है कि नहीं। तो बिंदु B पर पिंड की गतिज ऊर्जा निकाल लेते हैं, गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा बराबर से क्या हो जाएगा, 1/2 mv का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ इसका वेग हमारा शून्य था, विरामावस्था में था, तो लेकिन यहाँ गतिज अवस्था में आएगा तो इसका वेग क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। तो 1/2 mv का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से v का वैल्यू लाना है आपको, इसलिए हम गति का तृतीय समीकरण लगाते हैं। गति का तृतीय समीकरण क्या हो जाएगा, v का स्क्वायर इज इक्वल टू u का स्क्वायर प्लस ट्वाइस a s होता है, पर त्वरण ए की जगह हमारा गुरुत्वीय त्वरण लग रहा है, इसलिए क्या आ जाएगा, g आ जाएगा। और विस्थापन s की जगह हमारा कितना है, x है, तो क्या हो जाएगा, 2gx हो जाएगा। अब चूंकि पिंड गतिज अवस्था में है, चूंकि पिंड हमारा कौन सी अवस्था में है, गतिज अवस्था, इसलिए जो u का वैल्यू है, प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा, 0 होगा, क्योंकि गतिज अवस्था में अंतिम वेग रहेगा, प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा, 0। तो u इज इक्वल टू क्या रख देंगे हम, 0 रख देते हैं। तो u का मान 0 रख देते हैं। तो 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, यहाँ रखेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा, इसको वैल्यू रखेंगे तो v का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 और प्लस क्या हो जाएगा, 2gx हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो v का स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास में, 2gx, यहाँ रख दो 1/2 गतिज ऊर्जा में, है ना। तो क्या हो जाएगा, तब बिंदु B पर पिंड की गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी ना, गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी हमारे पास में, इज इक्वल टू 1/2 m, और v का स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा हमारा, 2gx, क्या हो जाएगा, 2gx, 2 से 2 बैलेंस हो जाएगा, क्या बच गया हमारे पास में, mgx। तो अब बिंदु B पर हमारे पास में पिंड की क्या है, स्थितिज ऊर्जा भी है, और बिंदु B पर पिंड की क्या है, गतिज ऊर्जा भी है। तो अब क्या निकाल लेते हैं, बिंदु B पर पिंड की यांत्रिक ऊर्जा, है ना। यहाँ क्या करते हैं, बिंदु B पर पिंड की
यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा निकाल लेते हैं। तो यांत्रिक ऊर्जा क्या हो जाएगी हमारे पास में, गतिज ऊर्जा धन स्थितिज ऊर्जा। तो जोड़ दो दोनों को, तो E2 इज इक्वल टू 1, यहाँ जोड़ेंगे हम दोनों को तो क्या हो जाएगा mgh माइनस mgh, है ना, ये हमारी स्थितिज ऊर्जा। धन गतिज ऊर्जा जोड़ेंगे तो धन गतिज ऊर्जा क्या है mgh, तो mgh प्लस वाला mgh माइनस वाला क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। E2 का वैल्यू कितना है हमारे पास में, E2 इज इक्वल टू mgh, इसको जो इक्वेशन है। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखो। समीकरण 1 और समीकरण 2 देखो। जो बिंदु A पर पिंड की यांत्रिक ऊर्जा आई वो कितनी आई mgh, और बिंदु B पर भी पिंड की यांत्रिक ऊर्जा कितनी आई mgh। तो चाहे आप बिंदु A पर थे, चाहे आप बिंदु B पर थे, चाहे आप बिंदु C पर जाओगे, सभी जगह जो यांत्रिक ऊर्जा है वो कैसी आएगी, समान है। तो अर्थात सिद्ध होता है कि गुरुत्व के अधीन स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए पिंड की यांत्रिक ऊर्जा कैसे रहती है ना। तो E1 बराबर है किसके, E2, है ना, और बराबर क्या बोल देंगे, इसलिए जो पिंड की यांत्रिक ऊर्जा है E बराबर से क्या हो जाएगी mgh। तो गुरुत्व के अधीन स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए पिंड की यांत्रिक ऊर्जा क्या रहती है, है ना। तो इस तरह आप लोगों को सिंपल सा क्वेश्चन आएगा कि सिद्ध कीजिए कि गुरुत्व के अधीन स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए पिंड की यांत्रिक ऊर्जा कैसी रहती है, नियत रहती है।